लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून ऑल। कैसे हो? कैसे हो सब? पढ़े? तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की। यस, फोकस। तो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? मेरे साथ बोलो। कौन से ग्रीक वर्ड से आया? ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हमने इसके दो फंडामेंटल फैक्ट्स पढ़े थे। कौन से दो फंडामेंटल फैक्ट्स? नीड्स कैसी है इसकी? नीड्स कैसी है? और रिसोर्सेस रिलेटिवली स्कार्स। ऑप्शन में आएगा रिलेटिवली या सिर्फ स्कार्स रिसोर्सेस। सो डोंट गेट कंफ्यूज। रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेस, इसका मतलब है इसके रिलेशन में आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। ठीक है, इन दो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अब हमारे पास क्या है? क्या करना पड़ेगा हमें? चॉइस। तो चूज करना पड़ेगा ना, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैंने पहले दिन, सबसे पहले दिन जब आप आए थे, जो कुछ 2-4 बच्चे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि आप सीए क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो सीए। जो नए हैं उस दिन नहीं थे लेक्चर में, जरा बताना। और रोहित जी, इच्छा है करने की। डिजायर तो बहुत कुछ होती है। डिजायर तो डिमांड में भी कन्वर्ट नहीं होती जब तक बाकी दो कंडीशन पूरी नहीं होती। क्यों? डिजायर को डिमांड बोल सकते हो बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट? नहीं ना, जब तक अभी बाकी और दो कंडीशन पूरी नहीं होती। एबिलिटी टू एंड विलिंगनेस टू पे, तभी डिमांड कन्वर्ट होगी। तो डिजायर तो बहुत कुछ होती है। तुम्हारी तो डिजायर थी रणवीर जैसा अपना गेटअप लेने की, पर तुमने तो वो डिजायर पूरी नहीं करी। नंदिनी का दिल बाग बाग हो जाता है। अमीशा, क्या सोच के सीए में आए? घर वालों ने धक्का दे दिया, हम पहुंच गया। इंटरेस्ट था वो मुझसे पूछने में। मैं देखो हमारे इतना सच्चा जवाब किसी ने नहीं दिया। गौरव, हमारे इतना सच्चा जवाब किसी ने नहीं दिया। किसी तक आता पैसे। गौरव, क्या सोच कर आए थे? भाई क्यों हंस रहे हो? अच्छा सोच कर आया। मुस्कान कह रही है मेरा नंबर है। क्या बोलूं, क्या बोलूं? मैम ये तो पानी पूरी खाना सोच के आई। मुस्कान, खुद की चाहत नहीं थी, खुद क्या करना था? शिवानी, कोरोना को देख के डॉक्टर बना तो मुझे इंटरेस्ट था। हम सारे कॉपी कर रहे हैं कल बात। यार इंटरेस्ट से कैसे सीए करते हो? हमें देखो मन में वीडियो करते हैं, अगर इंटरेस्ट होगा तभी पढ़ पाएंगे। कोई बात है कि डिजायर होगी तभी तो डिमांड कन्वर्ट होगी। आपका बेटा क्या नाम बताया था? मैं भूल गई, मुझे थोड़े शॉर्ट टर्म में मेरी लॉस की प्रॉब्लम है। तनु, तनु बेटा क्या सोच कर आए हो? वहाँ तो पहला दिन है, मैम ये क्या हो रहा है, पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो सर ने तो 2 घंटे से ज़्यादा 2.5 घंटे क्लास ले लिया। पर सर कह रहे तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कि मैम 15 मिनट लेट आई, अब खुश हो गई। फिर कह रहे मैं और आधा घंटा पढ़ाऊंगा। मैम 2:45 2:50 का भी लेकिन 2:55 का छोड़ा था, 3 बजे का बताओ, पेरेंट्स की इच्छा, अपनी इच्छा से कोई नहीं आया। उठा, मेरे साथ आई उठा। चलो ये बताओ, सीए में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? सीए में आपने सुना होगा ना, अकाउंटिंग होती है। सीए तो ऑडिटर का भी काम करता है, ये करता है, वो करता है। क्या क्या करता है सीए? कौन बताएगा? बुक्स ऑडिट करता है और एडवाइस देता है। मजाक नहीं है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। क्या करता है सीए? ऑडिट करता है और एडवाइस देता है जब कंपनी में कोई दिक्कत हो जाती है, वो एफसी के पास एडवाइस लेने आते हैं।
सभी अगर एक एक आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। तनु, टैक्सेशन से रिलेटेड काम करता है। और क्या करता है शिवानी? ऑडिट करता है। गौरव अकाउंट बनाता है। हमेशा एडवाइस देता है। मुस्कान कंसल्टेंसी एडवाइस देना इज समथिंग रिलेटेड टू कंसल्टेंसी। हाँ, प्रैक्टिस में जाना, जॉब में जाना, वो डिफर है कि आप जॉब करते हो, प्रैक्टिस करते हो या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना। देखिए, बीइंग ए सीए आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो आपसे एडवाइस मांगेंगे। सीए क्या करता है? कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है ना, कि लाइक अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो यू शुड डू दैट, ये करो वो करो। और आपको अपना जो वो कहते हैं ना 2 नंबर का पैसा कैसे छुपाओ, वो भी बताता है ना। वो सब कुछ होता है। चलो वो ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं, तो तूने सुन लिया होगा कुछ, ठीक है। तो क्या करता है कि क्लाइंट्स आते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो चल नहीं रहा है, कि हम क्या करें। तो क्या बताओगे उनको? पहिए लगा दो, चल जाएगा। पहले स्टडी घर जाके सो जा। कंसल्टेंसी के लिए आप जब उनको कोई एडवाइस दोगे, उसके लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इकोनॉमिक्स की। क्यों? जब कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा ना। वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी होगी। तो वो क्या करेगा? डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइसिंग पॉलिसी, इन सब की ही तो उसको नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और इन सब के नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? इकोनॉमिक्स पढ़कर ना। इसीलिए सीए में इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, जिसको कनेक्ट किया है दूसरे कौन से सब्जेक्ट से? बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। आपको नॉलेज वहाँ से मिलेगी कि ट्रेडिंग, कॉमर्स, ये सब हमें कैसे करना है। और इकोनॉमिक्स में आप समझोगे कि डिसीजन कैसे लेने हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने ये अपनी टेक्निक्स, ये स्ट्रेटजीज बनाई है, बट स्टिल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ नहीं रही है, तो आप क्या कहोगे? तेरा गुड कैसा है? कौन से तरीके की कमोडिटीज हैं? इलास्टिसिटी कैसी है उसकी? मार्केट में सर्वे किया था, सैम्पलिंग मेथड से किया था, उससे किया था, इससे किया था, ये सब कैसे बताओगे? इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तभी तो बताओगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। और इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? चॉइस सेलेक्ट करना होगा ना, कौन से बेस्ट में मैं अपनी स्पेंडिंग कर सकूँ। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। लो भाई, आप सबसे बड़ी समस्या यहाँ उजागर हो गई। क्या उजागर हो गई? सबसे बड़ी समस्या वो क्या है? समझो इस चीज को। मैंने कहा मिल्क, ठीक है, बहुत सिंपल और इजी एग्जाम्पल है जो ऑलमोस्ट सबको इजीली समझ आ जाता है और आ जाएगा। मिल्क हमारा क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस की, ठीक है। मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हो? कर्ड, पनीर, आइसक्रीम, पनीर, लस्सी, चीज, बटर, और कुछ बन सकता है ना। तो ये क्या है? आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपका रिसोर्स कौन सा है? मिल्क आपका रिसोर्सेज है। हमें पता है कि जो रिसोर्सेज है वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास और उनके यूजेस क्या हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब क्या करेंगे? सॉरी, डिमांड आई आपकी, ठीक है। आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है? 10 kg आपके पास मिल्क एज अ रिसोर्स अवेलेबल है।
इसकी आपके पास डिमांड आ गई 5 kg, सप्लाई कर पाओगे, फुलफिल कर पाओगे डिमांड को? क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना, 10 kg है और डिमांड तो 5 kg आई है ना, तो फुलफिल कर पाओगे। देन आइसक्रीम की डिमांड आई 3 kg, कैन यू फुलफिल द डिमांड? यस यू कैन। देन पनीर की डिमांड आई 3 kg, कैन यू फुलफिल द डिमांड? नो यू कान। तो क्या करोगे? यू हैव टू मेक द चॉइसेस। क्या चॉइस होंगे? 5 + 3 + 2 10। आपके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पूरा हो गया, खत्म है ना। 4 + 2 + 3 ऐसे। तो ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? चॉइसेस। आपको चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे मेरा रिसोर्स जो है वो किसके थ्रू या कैसे कहाँ एलोकेट करना है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब है एक ऐसा रिसोर्स जो पहले से ही लिमिटेड है, ठीक है, अगर उस रिसोर्स के बहुत सारे और यूजेस है, बहुत सारे और यूजेस है, तो हम ये कहेंगे वो और लिमिटेड हो गया। समझ रहे हो इस बात को? एक रिसोर्स जो पहले ही लिमिटेड है, उस एक रिसोर्सेज को आप बहुत सारी अदर चीजें बनाने में, अदर प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सकते हो। जैसे मिल्क का एग्जांपल लिया, ठीक है, पहले ही क्या हमारे पास लिमिटेड है, अब इसकी भी कुछ डिमांड होगी, इसकी भी कुछ डिमांड होगी, इसकी भी नीड होगी, ये भी सबकी अदर सबकी नीड अराइज होगी ना। हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरी इंडिया में सोचो, आपकी पूरी इकोनॉमी में सोचो। ऐसा तो है नहीं ना कि मिल्क की कमी हो गई तो लोग लस्सी पीना बंद कर देंगे, पनीर बनाना बंद कर देंगे, बटर बनाना बंद कर देंगे, नहीं होगा ना। नीड तो होगी ही, वांट तो अराइज होगी ही होगी, दैट नेवर एंड्स ना। बट लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो क्या करें? वाटर का एग्जांपल ले लो, आजकल पानी कम आ रहा है ना, वाटर रिसोर्सेज है, रिसोर्स है आपका, लिमिटेड है या नहीं है? डोंट एक्ट लाइक अ डम्बोज यार, कुछ तो आंसर करो, यस और नो, है ना। पानी कैसा आ रहा है? प्रचुर मात्रा में। तो कैसा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक लगा रहा हूँ, ऐसा ही आ रहा है, कम आ रहा है पानी। तो पहले जब पानी ज्यादा तो क्या करते हैं, 2 बाल्टी 3 बाल्टी से नहा रहे हैं, अरे अरे क्या हो गया, ये पानी का और अब अरे रुक पहुंचा लाती हूँ, वहाँ से साफ कर दिया बस, अरे पानी नहीं है, बहुत कम है, 1 गिलास पानी ले रहे, आधा पी रहे, आधा डाल दे सिंक में गिर गया, और अब पानी नहीं है, अरे आधा गिलास लेना, पानी नहीं है, देख के यूज करते ना उसको। तो वही चीजें हैं, जो चीजें कम होती है ना, हमें उनको लिमिटेडली प्रॉपरली यूज करना पड़ता है। दिस इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, 2 तरीके से हम इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे। देखो मजाक मजाक में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा अगर इसको वाकई में पढ़ोगे मजाक के तरीके से, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम बार बार रिपीट हो चुका है, ये चीजें होती रहती हैं। अब एज अ चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। जो डेफिनेशन है ना, वो किसी एक इकोनॉमिस्ट ने नहीं दी है, आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी है, बट इसको थोड़ा सा इलैबोरेटिव पार्ट में पढ़ेंगे। अब सुनो इंटरेस्टिंग सी चीज, बुक बंद कर दो यार, बुक बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होगा, मैं हर बार बोलती हूँ बंद करो। अब किसने डेफिनेशन दी है, हम इसकी बात करेंगे और क्या क्या डेफिनेशन। ये कौन है हमारे? पापा, ठीक है। अब यहाँ कौन आए? बेटा, ठीक है। अब पापा और बेटा आ गया तो मम्मा तो आएगी ना, यहाँ आई हमारी मम्मा। ये कौन है? पापा की परी नहीं, ये है हमारे भगवान जी, गॉड जी, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। पापा कैसे होते हैं घर में? जो हमारे पापा होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रैंक। क्या मतलब उनका मेन फोकस किस चीज पे होता है? बार बार
पैसा पैसा करते हैं, दिन रात पैसा करते हैं। सुनते हैं ना, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? खुद कमाएगा तब पता चलेगा। बोलते तो मैं रोज के तो दिल पे लग गई। गौरव को तो दुख झलक रहा है। लड़कियां खुश हो रही भाई, तो पापा की परियां हैं। हाँ? मम्मी करती है वो बोलते हैं, डांट नहीं मारते। हाँ तो मम्मी कहाँ से बोलती हैं? आप वो छोरी को बहुत चकने लग गई। उसका मम्मी की परी है। नहीं है पापा की। पापा बोलते हैं ना, मेहनत से कमाए जाते हैं। क्यों मुस्कान? मेहनत से कमाए जाते हैं, पेड़ पे नहीं लगते पैसे। तो पापा हमारे किस पर फोकस करते हैं? वेल्थ। यहाँ से आई हमारी वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बेटा क्या कहता है? पापा ज्यादा ना पैसे पैसे मत करा करो। ये जिंदगी है, जी लेने दो इसको, खुद भी जी लो और हमें भी जीने दो। रात पैसा पैसा पैसा। बेटा क्या कहता है? मेटीरियल वेलफेयर। पापा कहेंगे बेटा मेरी बेल्ट का एक सांप उड़ गया था। अंशु कह रहे पैसा आपका मैं लूटे। रोज बोल दो। रोहन तो गया था ना आईफोन लेने के लिए, बापू ने पैसे नहीं दिए। पापा ने दिए बोला ना। एग्जाम्पल लिया था ना हमने, एग्जाम्पल की बात की थी। मुझे लगता है मुझे नहीं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तुम्हें हो गया है। एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते हैं। याद है ना? एग्जाम्पल्स क्यों दिए जाते हैं? याद रहे, टॉपिक याद रहे। ये याद रहेगा? रहेगा ये सब नो? बेटा क्या कहता है? पापा पैसे से बड़ी चीज होती है, जिंदगी जी लेने दो। पैसा तो हाथ का मैल है, मैं कमाऊंगा जब आप भी उड़ा लेना। है ना? और मम्मी क्या करती है? मम्मी क्या बोलती है? अगर बेटा है वो सपोर्ट करेगी, बेटा है सपोर्ट करेगी। हमारे घर में तो ऐसा होता है, पापा कहते हैं मम्मी से पूछे, मम्मी कहती है पापा पूछने। ये भी होता है। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही इन दोनों के कनेक्शन पे मम्मी क्या बोलती है। मम्मी का जो नारा होता है, माता माते हमारी क्या कहती हैं? ये एक टीवी तुम दोनों बाप बेटे को पैसे की पड़ी, टीवी कितने सालों से चला रही हूँ मैंने आज तक कभी खर्चा करने के लिए नहीं बोला है। मेरी चप्पल टूटने को टूट जाए, तुम ब्रांडेड पहनते हो, मैं 100 रुपए की चप्पल 200 दिन चलाती हूँ। मम्मी किसकी बात करती है? अपनी स्कार्सिटी डेफिनेशन मम्मी की। मेरी शादी में टीवी आया था, अभी तक चल रहा है। जब तेरी बहू लाएगी ना तो देखूंगी कितना टीवी चलाएगा। है ना? मम्मी तो यही बोलती है ना। आजकल मॉडर्न मम्मी आ गई, यो बेबी चल फिर टेस्ट में हम पार्टी करेंगे। मैं मामा ऐसे बोलते हो क्या? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार लेके जाऊंगी। हाँ, तुम लोगों की शादी हो जाएगी तब तो जरूर कहोगे अपने बच्चों से, चल बेटा चल एक पैग लगा, मिलके थोड़ा सा पार्टी करते है ना। विदेशी में भी ऐसे ही है। क्यों शिवानी, क्या बात है? सैड क्यों लग रहे हो? किसने कहा शिवानी को कुछ? बताओ शिवानी, नाम लो। आजकल एक और भी कहते हैं। गौरव को बोलते भी हो? ओके लिसन, अभी ट्विस्ट बाकी है, चौथा डेफिनेशन बाकी है ना। पापा की परी नहीं है वो, पापा का देवता है। पापा क्या बोले? याद रहेगा ना, पापा क्या करते हैं? पैसा पैसा करते हैं। इन जनरल सोचो, चाहे मूवी सोचो, नॉर्मल जनरल फैमिलीज में यही होता है ना। जनरली पापा क्या पैसे को फोकस करते हैं कि हमें पैसे बचाना चाहिए। खर्च करने की बात नहीं कि हमें बचाना चाहिए, देखना चाहिए, आगे के लिए हमें फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो खुद भी करते हैं, सेविंग्स करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट दी वेल्थ। तो हम बोल सकते हैं पापा इज समवेयर कनेक्टेड टू वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यस और नो? यस।
हाय बेटा, बेटा जी, इज ऑलवेज रिलेटेड टू द मटेरियलिस्टिक। बेटा क्या, बेटा सोचेगा सेविंग्स कैसे करनी है। तुम लोग कौन हो? रईस बाप की है ना। अब पैसा तो है नहीं, वो बात अलग है, सोच लो मिलेनियर्स हो तुम लोग तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर जीते हो। जो बच्चे हैं क्या करते हैं, उनको मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर कनेक्टेड है। मीनिंग क्लियर हो रही है? आपको क्या करना है इसमें बेसिकली ये याद रखने की 4 डेफिनेशंस होती हैं। कौन कौन सी है हम बात कर रहे हैं, फिर एक इसका कॉमन डेफिनेशन करेंगे जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि वेल्थ डेफिनेशन क्या है, ठीक है, बस आपको ये याद रखना ज़रूरी है। इनके नेम आते हैं कि ये जो है कौन से इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशंस दी हुई है, ठीक है, उसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे। तीसरा, मम्मी बोलती है पैसे पैसे ना करो, चीज़ें बचाकर चलो। मम्मी को अगर 1000 रुपये तुम घर खर्च के लिए दोगे तो मम्मी क्या करेगी, 800 में खर्च करके 200 सेव। तो वहाँ आता है स्कार्सिटी डेफिनेशन। ये हमारे भगवान जी, हमारे देवता जो इन सबको संभाल रहे हैं, झेल रहे हैं ना, हम सबको झेल रहे हैं। तो ही इज ऑलवेज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं। इनके लिए इकोनॉमी कौन है, सब ना, हम सभी। तो यहाँ पर भगवान को डिनोट किया हमने कि दिस इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इकोनॉमिक्स जब वर्ड हम बोलते हैं ना, किसी के सामने कभी जाकर पूछना, ऐसे नहीं किसी बच्चे से बोलो ये इधर पता है इकोनॉमिक्स क्या होता है, पता, ऐसे नहीं। कोई मैच्योर सा पर्सन है, प्रॉपर, जिनको एजुकेटेड है, जो है लिटरेट है, उनसे पूछिए कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, डू यू हैव एनी व्यूज अबाउट द इकोनॉमिक्स, डू यू नो व्हाट इकोनॉमिक्स इज। सीए का बच्चा है, इसको आता है सब कुछ, संभल के बोलूँगा नहीं। अभी तो मैम बड़ा हल्के में लेते हैं हमें, कह रही है बहुत हल्के में लेते हैं। जब जनरली किसी से इकोनॉमिक्स पूछते ना, सबसे पहले माइंड में क्या आता है, पैसा। इकोनॉमी को संभालना है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी में क्या है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, भैया वीडियो चल रही, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे मोदी जी क्या करते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच वाले को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, वही मैम है ना। कहाँ थे हम, ऑप्टिमिस्टिक, पैसे की बात कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, ये पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पीएम जो है, पीएम की गद्दी पर बैठा है जो भी, वो क्या करता है, इकोनॉमी को संभाल रहा है। कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ कितना पैसा देना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ कितने हमें एक्सपेंडिचर्स कराने हैं, सब पैसे का खेल है ना। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स कुछ नहीं भैया, सिर्फ पैसे हैं, वेल्थ है, जो कुछ है मनी रिलेटेड इश्यूज हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है, इकोनॉमी में जो ह्यूमन रह रहे हैं उनकी बिहेवियर स्टडी ही इकोनॉमिक्स है। डिमांड सप्लाई पैसों से नहीं होता, ह्यूमन बीइंग से होता है। डिमांड कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो दिस स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच इज समवेयर रिलेटेड टू दी मटेरियल वेलफेयर, कि उनका खर्च करना, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, वो सब हम मटेरियल वेलफेयर में बात करते हैं, ठीक है। देन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं नारे ना, स्कार्सिटी बहुत जरूरी है भाई, रिसोर्सेज ही तो है जो उन सबकी नीड को पूरा करेंगे, है ना। वो रिसोर्सेज ही कैसे है, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है दैट इज फुल्ली रिलेटेड टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ कहते हैं इकोनॉमिस्ट नारे ना, कहाँ बच्चों को क्या कह रहे हो, ग्रोथ ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे लाया जाए, उसको इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, उसके लिए जो हम एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। समझ आया, समझ आया। अब इनके नाम कैसे याद करोगे, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने, नोट कर लेना ये। एडम स्मिथ को
फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, इसीलिए पापा वाली जगह पर ये वेल्थ डिनोट कराया मैंने। सबके फोन में पापा का नंबर सेव होगा ना, पापा का नाम हटा के डाल दो एडम स्मिथ, याद रहेगा जब तक पेपर होते हैं तुम्हारे सीए के। पापा जब अपना नाम देखेगा तब देखेंगे। तुम्हारा फोन हो गया इधर उधर गुम, पापा घंटी मार रहे हैं भाई एडम स्मिथ कौन है, इधर आ, कौन सा एडम स्मिथ बनाया है तुमने, इधर आ, करो सेव करो, याद हो जाएगा पापा एडम स्मिथ। पापा के कितने पापा थे? तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? कोई फोटो क्लिक नहीं करेगा, अपने हाथ से लिखो। इतना छोटा कुछ भी नहीं लिख सकते हो। हाँ, कर लो। मैं मुस्कान को बोल रही हूँ, एडम स्मिथ, ठीक है। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, वेरी गुड। ए मार्शल, याद आया? इसमें था ए मार्शल, डिमांड और सॉरी डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड और लॉ। यहाँ पे बेटा की जगह भाई कर देते हैं, कुछ भी कर लो, भाई का जो नंबर सेव है ना, कोई भी हो, रियल ब्रदर, कजिन ब्रदर, लिख दो मार्शल, ए मार्शल, ए मार्शल। बोलो जरा फीलिंग से, ये कौन बोला भाई, कुछ ज्यादा ही फीलिंग ले ली। ए मार्शल। अब मम्मा, ये मॉडर्न मम्मा है, लायनल। मम्मी का नंबर जो है ना वो सेव कर लो, लायनल रॉबिन्स। सरनेम सेव ना करो, बेशक करो। बोलो फिर से, मॉडर्न मम्मा है ना, लायनल। वाह मम्मा लायनल, हे मम्मा लायनल। आज जाना सब अपनी मम्मा का बोलना, माँ लायनल माँ। पापा का एक नाम फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आके बताना कि क्या रहा तुम लोगों का, किसको चमाट पड़ी। चप्पल उड़ गई कैबिन फ्लाइट की। ठीक है, लायनल रॉबिन्स। और ये है पॉल सैमुएल्सन। अच्छा है ना, याद रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर ये देखते भी है, ऐसे डालना क्यों, फ्रीक्वेंट कॉल्स तो आती हैं मम्मी पापा भाई की, तो बार बार नाम देखो तो याद नहीं। और इसमें तुम चाहे मेरे नाम की जगह डाल दो पॉल सैमुएल्सन। ग्रोथ तो मैं पढ़ाऊंगी तभी तो ग्रोथ होगा ना। मैम करके मुझे बेटा फोन नहीं आता। अब बार-बार फोन करना। मैं भी हिना मैम के तरह डेली एक मैसेज डाला करूँगी ग्रुप में, फिर तुम्हें दिख जाएगा। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, बोलो सभी, वेरी गुड। नाम लो, एडम स्मिथ, वेरी गुड। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, ए मार्शल। स्कार्सिटी, लायनल रॉबिन्स। और ग्रोथ ओरिएंटेड, पॉल सैमुएल्सन। लॉ दी थी, बहुत कुछ दिया था, अभी आगे पढ़ोगे भी। नहीं जो लास्ट चैप्टर करवाया था उसमें बताया सप्लाई लॉ दी थी उसमें सारी, बहुत सारी चीजें नोट कर लिया। यस मैम। चलो फटाफट से अब एक रैपिड फायर खेलेंगे। मटेरियल वेलफेयर सब बोलेंगे एक साथ, रैपिड फायर है, फटाफट बताओगे। राइटर का नाम क्या है? मटेरियल वेलफेयर, स्कार्सिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड, वेल्थ, एडम स्मिथ, लायनल रॉबिन्स, स्कार्सिटी। उल्टा भी आ सकता है ना क्वेश्चन, जरूरी नहीं है लायनल बोल तो तुम सब नहीं बोल रहे रॉबिन्स। चलो
ठीक है, याद हो गया आई थिंक। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो एक कॉमन डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन यही है कि जो हमारे रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड है, स्कार्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेस स्कार्स हैं, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी जो रिसोर्सेज है, स्कैर्स रिसोर्सेज, उनको एलोकेट करते हैं। कहाँ पर एलोकेट करते हैं? मोस्ट प्रोडक्टिव में तो करते हैं, एलोकेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं ना रिसोर्सेज को, ठीक है, फॉर सैटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई करते हैं? ऑप्शंस बहुत है आपके पास, किसको सेटिस्फाई करोगे? जो आपकी सबसे रीसेंट अर्जेंट मोस्ट नीड को फुलफिल करती है, आप उसी के लिए उस रिसोर्सेज को यूज करोगे ना। सो दैट इज इकोनॉमिक्स। मोस्ट इनफाइनाइट नीड्स, इनफाइनाइट नीड्स लिखा है मैंने, मोस्ट प्रेसिंग, कुछ दो तीन चीजें हैं जो हमने बातों में कर ली हैं, लेकिन आप वो नोट डाउन कर लेना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी एक पहली बुक लिखी थी, उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी एक पहली बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो लेकिन इन जनरल इस बुक को वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। पूरी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन उसे वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। एन इंक्वायरी बुक में भी यही बुक का नाम तो होगा बुक में, हाँ उसी को हाईलाइट कर लो, पूरा नाम भी कर लो। एब्रीविएशन वेल्थ ऑफ नेशंस ही तो है सर, है ना। जो वेल्थ ऑफ नेशन है उसको बोला जाता है फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पहली मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। बुक का नाम भी पूछ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी तक तो हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये सब इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बताइए कोई कौन बता सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होगा? बहुत इजी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली बता सकते हो। इकोनॉमिक्स समझ आया तो यू कैन एक्सप्लेन व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। जितने भी इकोनॉमिक थ्योरी है, जितनी भी हमने इकोनॉमिक की थ्योरी पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, उन सबको बिजनेस में अप्लाई करना इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स से मिलता है, उसको आप एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज जब बिजनेस में अप्लाई करोगे दैट विल बी योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को अदरवाइज क्या बोल सकते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई किया जाता है, तो उसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं आपके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लिया करो, ठीक है। जो भी आपकी इकोनॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी है, प्लस जब इसको एज अ बिजनेस प्रैक्टिस आप यूज करोगे तो ये आपका हो जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें स्कोप की। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स
एंड इसके एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ हम जनरली अप्लाई करते हैं। तो सबसे मेन जो है देखिए स्कोप की बात कर रही हूँ मैं। स्कोप का क्या मतलब होता है, क्या आती है स्कोप में? स्कोप का मतलब है, क्या होता है स्कोप? पहुंच। क्या होता है और स्कोप? कहाँ तक इसको यूज किया जाता है, आप बोल सकते हो इसका फैलाव क्या है ना, इकोनॉमिक्स को कहाँ तक पढ़ा जाता है। तो एक स्कोप पे हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो लेवल पर। ये सभी को पता है, हमने पहले दिन इसको डिस्कस किया था, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। अच्छा, वो मैंने इंडिकेटर्स करवाए थे आपको बिजनेस साइकिल में, याद किए थे? क्वेश्चंस आए थे ना उसमें, ऐसे आते भी हैं। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ माइक्रो और मैक्रो के कुछ टर्म्स लिखवा रही हूँ, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये पढ़ते ही हो आप। अलग अलग दिखाओ, बुक दिखाओ। हाँ ठीक है, पुराने वाले बुक में नहीं है। देखिए जिसके पास बुक है, बेसिक माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जब इंडिविजुअल हमें किसी फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी एक पर्सन एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो में हम द होल इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं, तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितना क्लियर है? अब देखिए माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या दिया आपके बुक में। माइक्रो में दिया प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्लियर है ये प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो प्राइसिंग पॉलिसीज की हम बात करते हैं ना कि प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, तो वो सब आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग में आता है। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर क्या होते हैं? हाँ, फैक्टर प्रोटेक्शन नहीं, जो आपके फैक्टर्स है, हाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, उनकी प्राइसिंग कौन कौन से होते हैं तन्नू? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सही हो, डर क्यों रहे हो? मैंने बोला है तुम बोला करो। अच्छा इसलिए डर गए, बोल चुकी है वो। बोला करो, सही गलत मत सोचो, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो उनसे रिलेटेड जो भी आपकी प्राइसिंग होगी, लाइक वेजेस हमें कितने डिसाइड करते हैं, या ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। कंज्यूमर बिहेवियर, क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर? इकोनॉमी में चेंज आए इसका कंज्यूमर बिहेवियर। हम यही तो कर रहे हैं ना, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर डिमांड करता है, तो कंज्यूमर की बिहेवियर ही स्टडी कर रहे हैं ना। लाइक अगर मैं प्राइस में चेंज कर दूं, आई एम बीइंग अ प्रोड्यूसर, अगर मैंने प्राइस में चेंजेस कर दिया तो किसके बिहेवियर में चेंज आएगा? कंज्यूमर के ना, कंज्यूमर ही डिमांड करेगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, उसको स्टडी करना माइक्रो में आता है, ठीक है। देन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, हाईलाइट कर लेना सेक्शन ऑफ पीपल। अगर यहाँ पे आता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ एंटायर नेशन, तो किसमें आता है? मैक्रो में, ठीक है। सेक्शन ऑफ पीपल अगर क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है, सेक्शन ऑफ पीपल मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के, ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में बात करें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से स्टडी करना। एंटायर अगर नेशन की बात आती तो वो आता मैक्रो में, एंटायर नेशन हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन है बिहेवियर ऑफ फर्म, जैसे कहा इंडिविजुअल हो या फर्म हो तो वो इसी में आएगा। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की लोकेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब माइक्रो में आएंगे। एनी डाउट्स इनमें? मैक्रो में देखो क्या क्या दिया है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट्स है ना, आपकी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू, स्कोर ओवरऑल सेविंग्स, यहाँ पे वर्ड ओवरऑल है ना, इंडिविजुअल या किसी फर्म की बात नहीं करें हम, ओवरऑल जो इकोनॉमी की सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, उसकी बात करें। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आई थिंक आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो
जो एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की बात कर रहा है वो किस में आएगा? माइक्रो में। पूरी इकोनॉमी, पूरी एंटायर नेशन की बात कर रहे हैं तो वो आएगा मैक्रो। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, अभी बताओ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस में आएगा? मैक्रो। अमीशा क्या चल रहा है फॉर्म में? सो रही हो? इन्वेस्टमेंट किस में आएगा? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स मैक्रो। ओवरऑल सेविंग्स मैक्रो। इकोनॉमिक स्टडी ऑफ पीपल ऑफ एंटायर नेशन मैक्रो। स्टडी ऑफ पीपल ऑफ सेक्शंस ऑफ पीपल माइक्रो। ठीक है, चुनिंदा लोग, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ फर्म माइक्रो। ओवरऑल अगर हम बात करें नेशन की तो वो मैक्रो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नहीं है बड़ा। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत अभी तक है। मैं भी ये कह रही हूँ, उसको भी करा दूंगी। अच्छा पहले अपना होमवर्क नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 जो बैक क्वेश्चंस दिए ना इस चैप्टर के, चैप्टर 1 में बैक क्वेश्चंस हैं। सेकेंड यूनिट कल करेंगे, मतलब जो भी कमिंग डे होगा। जो आपका अभी ये हुआ है यूनिट 1, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 1 to 21, ये आपको करके आने हैं। बुक सभी के पास होंगे, फोटो क्लिक करने की तो आई थिंक नीड नहीं है। बुक नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, ये करके आने हैं। अभी हम बात करें नेचर की। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ नॉर्मल जनरल डिस्कशन करें। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? इट इज अ साइंस। आप लोग बताओगे, सब डिस्कस हो रखा है क्लास में। गौरव, साइंस क्यों बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स को? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट्स? देखो ये एक अप्लाइड थ्योरी है। हमने थ्योरेटिकल जो नॉलेज थी वो हमने पढ़ी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स में आपने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया और बिजनेस इकोनॉमिक्स में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। तो एक अप्लाइड थ्योरी है। दूसरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो जहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो साइंस में होता है ना, कुछ होने पर उसका इफेक्ट किसी चीज़ पर आया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये साइंस है। इट इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट क्यों है? कला, क्रिएटिविटी है। जब आर्ट का नाम लेते हैं तो माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे है भैया? क्या करते हो क्रिएटिविटी है? एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पर आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हो 10, अगर आपको कुछ एक चीज़ दी जाए तो आप सभी अपने अपने अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करोगे, है ना। ज़रूरी नहीं कि सबका दिमाग जो है एक साथ सेम तरीके से सेम लेवल पर वर्क करे, नहीं है ना। तो हर एक इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। दूसरों की बिहेवियर को पढ़ना, किसकी बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर। उनकी स्टडी करना, उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना इज नॉट अ इजी टास्क। तो इसमें क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंशन इनोवेशन पढ़ा था ना। इन्वेंशन क्या होता है? नई चीज़ बनाना, कोई नया इन्वेंट करना। इनोवेशन रीडिज़ाइन करना या उसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, है ना। ना तो इन्वेंशन सबसे होते हैं, ना ही इनोवेशन सबसे होते हैं। तो उसके लिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसे आर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी अच्छा टॉपिक। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड क्यों है बिजनेस इकोनॉमिक्स? इंडिविजुअल लेवल पे इसको एनालाइज करेंगे तभी तो। वेरी गुड। देखो क्लास में
जोक्स चल रहे हैं, मजाक चल रहा है, वो आपका मूड रिफ्रेश करने के लिए होता है कि पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। लेकिन जो अपना माइंडसेट है ना, वो टॉपिक से दूर नहीं हटाना है। हम बार बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, एक इंडिविजुअल की बात करें। अब यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम लिया, मतलब कोई एक पर्सन, इंडिविजुअल या एक फर्म, आप बिजनेस को चला रहे हैं, मतलब हमें हर एक कंज्यूमर की स्टडी करनी पड़ती है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज बेस्ड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन इसने कहा है इट इज बेस्ड ऑन मैक्रो एनालिसिस। अब मैक्रो भी बोल रहा है, अब मैक्रो क्यों? जब मैं माइक्रो एक मिनट बोलो रोहन, क्या बोलना चाह रहे हो? एग्जैक्टली गौरव बताओ ना, सेम नहीं, तुम अपने मुंह से बोलो। कॉपी करोगे ना तो भी कुछ बदल के ही बोलोगे, एग्जैक्ट कॉपी जब भी नहीं कर पाओगे। बताओ, इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? हमेशा ओवरऑल एनालिसिस जरूरी है। ओवरऑल मतलब मैक्रो, हमें ये देखना जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। अगर मुझे अपना बिजनेस चलाना है, मुझे कैपिटल की जरूरत होगी ना, कैपिटल अरेंज करूंगी तो क्या होगा, बैंक से लोन लूंगी, इंटरेस्ट रेट का मुझे पता होना चाहिए, है ना। और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या चल रही है, वेज रेट क्या चल रहा है, एनवायरमेंट कैसा है, सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चल रहे हैं। तो एक्सटर्नल चीज़ों का भी मुझे नॉलेज होना चाहिए, जो उसे हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। क्या मतलब है इसका? मार्केट और प्राइवेट इंटरप्राइजेस यानी प्राइवेट फर्म्स की नॉलेज भी मुझे होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। हमने इंडस्ट्री की बात की थी, पूरे इकोनॉमी की बात की थी, बात कर रहे हैं मार्केट में, पर्टिकुलर जिस मार्केट में मैं प्रिवेल कर रही हूँ उस मार्केट की भी मुझे नॉलेज होनी चाहिए। प्रैग्मैटिक एंड अप्रोच, व्हाट इज प्रैग्मैटिक? प्रैक्टिकल, बीइंग प्रैक्टिकल। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा थियोरिटिकल, है ना, तो प्रैग्मैटिक यानी उन थ्योरीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो प्रैग्मैटिक है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी कैसे है? इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरनेट पढ़ते हो ना, इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड, समझ रहे हो, एक दूसरे से कनेक्टेड। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जितने अदर डिसिप्लिन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबसे इंटरकनेक्टेड होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी कौन से डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी अदर डिपार्टमेंट है, वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन हो सकता है, हो सकता है ना। फाइनेंस का इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन हो सकता है, हो सकता है। जब वेल्थ की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट, है ना। मार्केटिंग का इकोनॉमिक्स के साथ हो सकता है, हो सकता है। प्रोड्यूसर जो बनाएगा एज पर इकोनॉमिक्स वो मार्केटिंग करेगा, जो मार्केटिंग हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाएगा, है ना, प्रोडक्शन करेगा। तो सारे डिसिप्लिन्स जो हैं, अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव क्या होता है? जजमेंटल जो होते हैं, उसमें डाटा वैल्यूज पॉजिटिव। इसको हाईलाइट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, नॉर्मेटिव, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस पढ़ा है, ये दो वर्ड्स होते हैं, नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। थोड़ा ध्यान से समझना, जो नॉर्मेटिव है वो कहाँ से आया है? नॉर्म से। नॉर्म्स क्या होते हैं? अंदाजा नहीं, रूल्स, सेट जो डेफिनेट है ना। उसमें हम किसकी बात करते हैं? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी का ये मतलब होता है ना, ऐसा
जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो हम बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस में, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्म से आया है। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स सेट, है ना। तो जो जिसका होना जो होता है होएगा, होना चाहिए, तो ये होगा व्हाट ऑट टू बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि जो वेज रेट है, जो लेबर को हम वेजेस पे करते हैं वो ₹200 पर आवर हो जाना चाहिए, होना चाहिए। ₹200 पर आवर होना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पेंशन बंद हो जानी चाहिए। क्या करवाया? करवाया नहीं? वो मैं पेंशन कर रहे हैं, एग्जांपल बताया। ये एग्जाम्पल्स तो हम लेते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। मतलब क्या होना चाहिए, है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव। देखो इसका क्या है, इसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आपको सही लगा, आपने बोल दिया, आपने किसी जजमेंटल चीजों से कहा। ये क्या है, ये वैल्यू क्या होता है, वैल्यू जजमेंट है इसमें बट साइंटिफिक बेस नहीं है, साइंटिफिक बेस नहीं है। किसी आधार पे नहीं बोला जाता, किसी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे नहीं बोला जाता, ऐसे ही बोल दिया जाता है कि ये होना चाहिए, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये वैल्यू जजमेंट है, ठीक है। और जबकि पॉजिटिव कैसा है, हाँ, व्हाट इज क्या है, ये साइंटिफिक बेस होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अच्छा, और जो ये होता है इसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। ये प्रिस्क्रिप्टिव है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जो आपका नॉर्मेटिव साइंस है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। और ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्राइब्ड है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज क्या है, ठीक है। और ये साइंटिफिकली बेस्ड होता है, साइंटिफिक मैनर पर होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कोई बात नहीं, समझ आया नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये बताओ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है? पक्का? श्योर? 100%? रोहन तो जवाब नहीं दे रहे हो आप। Business economics is a combination of both. It is normative as well as positive science. ये पॉइंट नोट कर लेना, MCQ के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। मैं गिवन है तो हाईलाइट कर लेना। ठीक है, स्कोप एंड नेचर हो गए। लास्ट देखिए आपकी बुक में क्या गिवन है, स्कोप नहीं है, एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबकी किताब में होगा 1.8। ओके, सुनो, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हेडिंग दी हुई है, अंदर जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है इंटरनल इश्यूज और ऑपरेशनल इश्यूज। तो ये होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड, और एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो या इंटरनल इश्यूज या ऑपरेशनल इश्यूज का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे मतलब मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल है वो दैट इज आउट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नेशन वाइज है। एक बार फटाफट पॉइंट्स देख लो। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिमांड को हमें कैसे फोरकास्ट करना है, ठीक है। कि जो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर है, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं इसलिए हम इसको एक बार फटाफट से कर लेते हैं। बताओ फटाफट क्या होता है डिमांड फोरकास्टिंग। ये एक ऐसा टेक्निक है जो हम अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो प्लानिंग करते हैं दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस,
प्रोडक्शन के लिए और कॉस्ट के लिए हम एनालिसिस करते हैं कि इतना प्रोडक्शन होगा तो मेरा आउटपुट कितना होगा, मुझे इनपुट की कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स मतलब जो उसमें यूज करें क्या होते हैं इनपुट्स? लैंड लेबर इनपुट जो हम यूज करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेरा स्टॉक कितना होगा, मुझे कितना रॉ मटेरियल रखना है, मुझे कितना स्टोर करके रखना है। इन्वेंट्री इज स्टॉक, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, मेरी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, मुझे कितना उसमें मार्जिन ऐड करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन कौन से मार्केट्स को कवर करना है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, अभी हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मुझे कैपिटल कहाँ से लेना है, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, कहाँ करना है, कैसे करना है। एलोकेशन ऑफ कैपिटल कैसे होगा, कैपिटल भी तो स्कार्स होता है ना। प्रॉफिट एनालिसिस, देन अगेन प्रॉफिट के बारे में बात करना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क तो बिजनेस में होता ही है तो उसके बारे में डिसाइड करना, उसके बारे में सोचना। अब देखो एक्सटर्नल में क्या आता है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, सारे एक्सटर्नल में आगे कि कब कब कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, प्राइस किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस अपने माइक्रो में बात की थी, वो प्राइसिंग पॉलिसी प्रोडक्ट की थी, और ये हम बात करें जनरल प्राइसिंग पॉलिसी। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रेड यूनियंस हैं या कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कैसे होता है। पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर्स या कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर्स सेक्टर्स है, वहाँ पर उसकी कैसे परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। समझ आ